ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाना होगा। 2040 तक इसके $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने की संभावना पड़ी हुई है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, जिसे दुनिया में 400 करोड़ के करीब लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो किसी लोकेशन पर पहुंचना हो, किसी कार को ट्रैक करना हो, अपना खोया हुआ फोन ढूंढना हो या फिर अपने बच्चों की लोकेशन को ट्रैक करना हो, ऐसे कई काम हैं जो आज जीपीएस की मदद के बिना नहीं किए जा सकते। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जीपीएस का आविष्कार कैसे हुआ और कैसे ये यूएस मिलिट्री के लिए एक अचूक हथियार बन गया। और आज जब भारत में कोई शख्स अपने फोन पर गूगल मैप्स खोलता है तो वो अमेरिका की 31 जीपीएस सैटेलाइट से सीधे जुड़ जाता है। अगर आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन है तो आपका फोन हर 2 सेकंड में आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैप्चर करता है, यानी दिन में 43,200 बार आपके फोन के जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक होती है। यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 29 मई को श्रीहरिकोटा से अपनी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सक्सेसफुल लॉन्च किया है और भारत नाविक नेविगेशन सिस्टम के जरिए अपने रीजनल नेविगेशन सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कहानी जीपीएस के बनने की और कैसे भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने की ठानी और कैसे भारत का नाविक नेविगेशन सिस्टम अमेरिका के जीपीएस को पछाड़ देगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कोई वक्त था जब लोग तारों सितारों की मदद से समंदर का रास्ता तय करते थे और सूरज की दिशा का अनुमान लगाकर और रास्तों में मौजूद चीजों को निशान बनाकर जंगल में रास्ता तय किया जाता था। फिर धीरे धीरे चीजें बदली, नक्शे बनने तैयार हुए और लोग नक्शों की मदद से तय मंजिल तक पहुंचते थे। लेकिन साल 1957 में जब रशिया ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया तो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। असल में अमेरिका के 2 फिजिसिस्ट विलियम गॉयर और जॉर्ज वेफनबैक ने स्पुतनिक के रेडियो ट्रांसमिशंस को ट्रैक करने का फैसला किया। स्पुतनिक के सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में बदलाव को नापकर ये दोनों फिजिसिस्ट स्पुतनिक की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में कामयाब हो गए। लेकिन इन दोनों के बॉस फ्रैंक मैकक्लर को आइडिया आया कि जिस तरह से इन दोनों ने स्पुतनिक की लोकेशन को ट्रैक किया, क्यों ना इस एक्सरसाइज को ही रिवर्स कर दिया जाए, जिससे सैटेलाइट के जरिए धरती पर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। इस आइडिया पर काम शुरू हुआ और इन साइंटिस्ट को यह समझ आया कि ऐसा करना पॉसिबल है। यह डिस्कवरी यूएस मिलिट्री के लिए एक बड़ी खबर थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ यूएस नेवी को। इसके जरिए यूएस नेवी अपनी मिसाइल्स को और ज्यादा सटीकता से लॉन्च कर सकती थी, जो सोनार से कहीं बेहतर थी और वो दुश्मन की पकड़ में भी नहीं आती। इसके लिए ट्रांजिट नाम के एक सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम शुरू हुआ और 1960 में पहले सैटेलाइट का लॉन्च किया गया। फिर 1960 के दशक के मध्य तक स्पेस में 6 सैटेलाइट मौजूद थे, पर इन सैटेलाइट्स के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यूएस मिलिट्री का ये प्रयोग सफल हो गया था, बस इसे और अच्छा बनाने की जरूरत थी। इन जीपीएस सिग्नल्स को सुधारने की कोशिश जारी रही। फिर साल 1973 में पेंटागन में 12 इंजीनियर्स की एक सीक्रेट मीटिंग की गई, जिसमें डिफेंस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DNSS बनाने का फैसला लिया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर नेवस्टार कर दिया गया। नेवस्टार के तहत पहली बार ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बनाने का फैसला लिया गया। इसके तहत अमेरिका को स्पेस में 24 सैटेलाइट्स की जरूरत थी और हर सैटेलाइट दिन में 2 बार धरती का चक्कर लगाती, जिससे अमेरिका को 24/7 ग्लोबल कवरेज मिलती, जिससे अमेरिका पूरी दुनिया को ट्रैक कर पाता। इस मिशन के तहत इन सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक फिट किया गया, जिससे स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से सिग्नल रिसीव होने लगा और जीपीएस रिसीवर की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना आसान हो गया। 1978 में पहला नेवस्टार सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिससे अमेरिका को पूरी दुनिया में एक नेविगेशनल एज मिल गया। इसका फायदा अमेरिकन नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स को मिला। अमेरिका की मिसाइलें जीपीएस की मदद से टारगेट को आसानी से हिट कर पा रही थी। हालांकि शुरुआती सालों में सिर्फ यूएस मिलिट्री को ही जीपीएस का इस्तेमाल करने की इजाजत थी, लेकिन सितंबर 1983 में
कोरियन एयरलाइंस के प्लेन को जब सोवियत यूनियन ने मार गिराया, जिसमें 269 लोगों की मौत हो गई, तब जीपीएस की कमी को महसूस किया गया, जिसके बाद 16 सितंबर 1983 को अमेरिका ने अपने जीपीएस का इस्तेमाल आम पब्लिक के लिए खोल दिया, जिसके बाद दुनिया भर में नेविगेशन की मदद से एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना आसान हो गया। खैर, इससे उड़ानें तो सेफ हुई ही, लेकिन ओपन जीपीएस का फायदा आम पब्लिक तक भी पहुंचने का रास्ता खुल गया। पहली बार मैगेलन नाम की कंपनी ने आम पब्लिक के लिए दुनिया का पहला जीपीएस रिसीवर मार्केट में उतारा, जिसे नाम दिया गया नेव 1000। उस वक्त इस डिवाइस की कीमत थी $3000। धीरे धीरे कई कंपनियों ने बोट से लेकर प्लेन्स तक में जीपीएस देना शुरू कर दिया। उधर जापानीज कंपनी माज़दा ने यूनोस कॉस्मो नाम से पहली ऐसी कार मार्केट में लॉन्च की जिसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया था। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि अमेरिकी सरकार जब चाहे जीपीएस को उनके लिए खोल सकती थी और बंद भी कर सकती थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मार्च 1990 में, जब अमेरिकी सरकार ने जानबूझकर आम पब्लिक के लिए जीपीएस की रेंज को कम कर दिया और लोगों के लिए लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो गया। गल्फ वॉर में अमेरिकी मिलिट्री को जीपीएस का जमकर फायदा मिला। हालांकि इसी दौरान अमेरिकी सोल्जर्स की मदद के लिए अमेरिका ने फिर से सिविलियन यूज के लिए जीपीएस के सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन गल्फ वॉर के बाद फिर से आम पब्लिक के लिए जीपीएस बंद कर दिया गया। 1995 आते आते अमेरिका के नेवस्टार प्रोजेक्ट ने अपना मिशन भी पूरा कर लिया और अब स्पेस में अमेरिका के 24 जीपीएस सैटेलाइट्स हो गए थे, जिससे अब अमेरिका 24 घंटे पूरी दुनिया में जीपीएस का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन पूरे रूप से जीपीएस का कमर्शियल यूज शुरू हुआ 2 मई 2000 के बाद, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अमेरिकी सरकार के जीपीएस के सिग्नल्स को कभी कम तो कभी ज्यादा करने वाली अप्रोच को खत्म कर दिया। खैर, इस दौरान तक बाकी देश भी जीपीएस की अहमियत समझ चुके थे। यही कारण था कि साल 1993 में रशिया ने अपनी मिलिट्री के लिए ग्लोनस नाम से एक नेविगेशन सिस्टम बनाया और चीन ने साल 2000 में बायडू बनाया, जिसकी कवरेज चीन तक ही लिमिटेड थी। हालांकि साल 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भारत को भी समझ आ गया था कि उन्हें भी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इजाद करने की जरूरत है, क्योंकि इस वॉर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तानी फौज की लोकेशन पता करने के लिए अमेरिका से उनके जीपीएस सिस्टम की मदद मांगी, तब अमेरिका ने उस मुश्किल घड़ी में भारत की मदद करने से मना कर दिया था, जिसके चलते भारतीय फौज को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने भी अपना सैटेलाइट सिस्टम तैयार करने की ठानी और बस यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS की, जिसका नाम 2016 में बदलकर नाविक यानी नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन कर दिया गया। साल 2006 में इसरो के IRNSS प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1420 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया, लेकिन 2014 आते आते इस प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़कर 3260 करोड़ हो गया। इस प्रोजेक्ट का पहला सैटेलाइट IRNSS-1A 1 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया और फिर कई सारी उठापटक के बाद IRNSS-1L 11 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया, जिससे नाविक के लिए जरूरी सभी 7 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में प्लेस कर दिए गए। भारत का नाविक नेविगेशन सिस्टम ना सिर्फ आम जीपीएस सर्विसेज के काम आएगा, बल्कि भारत ने इसे सैटेलाइट बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जिसे गगन कहा जाता है, उससे भी कंबाइन कर दिया है। नाविक को बनाने का सबसे पहला कारण था अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पर से अपनी डिपेंडेंस को कम करना, और साथ ही जहां अमेरिकी जीपीएस सिर्फ L बैंड पर काम करता है, वहीं नाविक S और L दोनों बैंड्स पर ही काम करता है। नाविक 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली सिविलियंस के लिए, जिसे स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस कहा जाता है यानी SPS, और दूसरी स्ट्रेटेजिक यूजर्स के लिए, जिसे रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज कहा जाता है यानी RS। नाविक भारत और उसकी सीमा के 1500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है। इसका इस्तेमाल टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, पर्सनल मोबिलिटी, रिसोर्स मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। रही बात इसकी एक्यूरेसी की, तो आम यूजर्स के लिए जहां इसकी एक्यूरेसी 5 से 20 मीटर है, वहीं मिलिट्री यूज के लिए इसकी एक्यूरेसी 0.5 मीटर है। यानी भारत के पास अब एक ऐसा ताकतवर नेविगेशन सिस्टम है जो अमेरिका के जीपीएस से भी कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा।
अब आते हैं 29 मई को हुए लॉन्च पर। असल में भारत द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि पहले जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे उनमें से 3 सैटेलाइट्स ऑब्सोलीट हो गए थे, जिसकी जगह NVS-01 का लॉन्च किया गया। हालांकि NVS-01 की एक खासियत और है कि इसमें रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक लगा है, जो काफी रेयर तकनीक है। यह तकनीक भारत के नेविगेशन को और एक्यूरेट बना देगी। लेकिन अब भारत अपने नेविगेशन सिस्टम को सिर्फ रीजनल नहीं रखना चाहता। भारत का लक्ष्य इसे अमेरिका के GPS की तरह ग्लोबल बनाने का है, जिसके लिए भारत, जापान और फ्रांस में अपने ग्राउंड स्टेशन बनाने पर भी काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। जानकारों की माने तो इसके पीछे की 2 वजह हैं। पहली स्ट्रेटेजिक वजह, दूसरी फाइनेंशियल वजह। स्ट्रेटेजिक वजह तो सबको समझ आती है, लेकिन नाविक से भारत पैसा कैसे कमाएगा? इसके लिए आपको अमेरिका के GPS सिस्टम को समझना होगा। अमेरिका GPS सिस्टम के जरिए $1.4 ट्रिलियन कमाता है, जो नासा के कुल बजट से 60 गुना ज्यादा है। यह कमाई होती है GPS डेटा से, जिसे खरीदने के लिए कंपनियां ऊंची से ऊंची बोली लगाती हैं। अब भारत में भी कंपनियां लोकेशन सर्विसेज के लिए करोड़ों रुपए अमेरिकी GPS को पे कर रही हैं। ऐसे में अगर भारत का नाविक सिस्टम काम करना शुरू करेगा तो भारत के लिए भी कमाई के नए रास्ते खुल जाएंगे। भारत सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को अपने फोन्स को नाविक कंपैटिबल बनाने के लिए कह रही है। हालांकि एप्पल, सैमसंग, शाओमी और रेडमी जैसी कंपनियां फिलहाल इससे ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि इन्हें फोन्स को नाविक कंपैटिबल बनाने में फोन के हार्डवेयर और चिपसेट में कुछ चेंजेस करने होंगे, जिससे फोन थोड़े महंगे हो सकते हैं। इसके लिए फिलहाल सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं दी है, लेकिन कंपनियों को जल्द से जल्द ऐसा करने के लिए कहा गया है। लेकिन स्मार्टफोन्स कंपनियां इसके लिए 2025 तक का वक्त मांग रही हैं। यानी आने वाले वक्त में आप जब अपने घर से किसी जगह जा रहे होंगे तो गूगल मैप्स की जगह आप नाविक का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे, क्योंकि भारत का नाविक गूगल से भी ज्यादा प्रिसाइज लोकेशन दिखाएगा। तो कुल मिलाकर भारत ने अपने नेविगेशन सिस्टम से ना सिर्फ अपनी मिलिट्री को सशक्त किया है, बल्कि इससे कमाई का एक साधन भी खुलेगा। यानी एक तीर से 2 निशाने। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।